हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ का। वन शॉट करेंगे। जी हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को वन शॉट में खत्म करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहना बिल्कुल एंड तक। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेगा, समरी भी कवर करेगा, सब कुछ कवर करेगा। अगर आपने ये कर लिया तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। फटाफट से समझते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। आओ एक एक टर्म अच्छे से समझे। सबसे पहले बेसिक अगर क्लियर हो जाएगा तो लॉ में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको बहुत दिक्कत आनेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगी, आपको बस बेसिक से बिल्कुल एंड तक ले जाऊंगी और अच्छे से समझा दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली एक एग्रीमेंट है और साथ ही साथ प्रॉमिस है इनफोर्सिएबल बाय लॉ इन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी सेक्शन 2 और सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो ये जो 2 लिखा है उसे सेक्शन बोलते हैं और जो ब्रैकेट में दिया गया है उसे सबसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को और अच्छे से समझने के लिए पहले एग्रीमेंट का समझना जरूरी है। जैसे ही आपको एग्रीमेंट समझ आएगा उसके बाद आपको 100% कॉन्ट्रैक्ट समझ में आएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट से, उसके बाद आएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। तो देखो एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर किसी पर्सन को कोई ऑफर दिया है कि क्या आप मेरी गाड़ी 2 लाख में परचेज कर लेंगे, तो ये मैंने उसको क्या दिया है, बेसिकली एक ऑफर दिया है, ठीक है। अब वो उस पार्टी पे डिपेंड करता है। सपोज मैंने राम को ऑफर दिया था कि मेरी गाड़ी को खरीदना है आपने 2 लाख रुपए में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे आप कि अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाती हैं तो वो क्या बना देती है? एग्रीमेंट बनाती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का डिफाइन के अंदर बताई गई है। आई होप आपको क्लियर है। एग्रीमेंट तभी बनता है जब मैंने किसी को ऑफर दिया, जैसे मैंने राम को ऑफर दिया और उसने बोला ठीक है मैं आपकी गाड़ी 2 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, तो मैंने उसको गाड़ी दे देनी है, वो मुझे 2 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। तो यानी कि अभी सिर्फ यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है हम लोगों का, ठीक है। यानी कि मैंने उसे ऑफर दिया, उसने बोला आपका ऑफर मुझे पसंद है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बन गया एग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बना है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से मिला है कि मैंने उसको गाड़ी के लिए बोला तो उसने बोला ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वो एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल इनफोर्सिएबिलिटी भी आ जाती है। अब ध्यान से ये समझना है कि लीगल इनफोर्सिएबिलिटी होती क्या है। देखो लीगल इनफोर्सिएबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने जो है राम को, ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरा नाम है हिना, ठीक है, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, और यहाँ पे मैंने राम को गाड़ी के लिए ऑफर किया था, कार के लिए ऑफर किया था 2 लाख रुपए, ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी मैं उसको दे रही थी, उसने एक्सेप्ट भी किया, एग्रीमेंट भी बन गया। बट अगर मान लो राम आगे चल के बोलता है कि कुछ भी रीजन की वजह से वो मुझे मना कर देता है, ठीक है, या फिर कुछ धोखाधड़ी करने की कोशिश करता है या लॉ के रूल्स नहीं मानता, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैंने उसे गाड़ी दे दी और उसने बोला कि ठीक है मैं आधी इंस्टॉलमेंट अभी दे रहा हूँ और बाकी बाद में दे दूंगा, और वो बाद में जाके नहीं देता, तो मैं उसको कोर्ट तक ले जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है कि कानून जो है मेरी मदद करेगा, यानी कि वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर सेकंड पार्टी या फिर यहाँ पे अदर कोई से भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अगर मान लीजिए सेलर बायर को कुछ भी ऑफर दे रहा है और बायर मना कर देता है या कोई धोखाधड़ी करता है, कुछ भी करता है, तो कानून की नज़र में जाके उसको जो सेलर है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है लीगल इनफोर्सिबिलिटी। आई होप आपको क्लियर है। ध्यान से समझो, फिर दोबारा से समझो। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली एग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सिबिलिटी। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है।
अब मैंने एक और एग्जांपल दिया है नीचे यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी में आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। जैसे मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। ए ने बी को ऑफर दिया कार का, और ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। बी ने जो है मना कर दिया, ठीक है, नॉट रिसीव द पेमेंट, वो उसको पेमेंट करता ही नहीं है, ठीक है। तो किसका केस बनेगा कि वो जाके क्लेम कर सकता है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ जो कि बहुत डिफरेंट है। ए और बी है। ए ने बर्थडे पार्टी के लिए बी को इन्वाइट किया, ठीक है। बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या ए जो है वो बी को कोर्ट तक ले जा सकता है? जी बिल्कुल नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये सोशल रिलेशन में आता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कोई फ्रेंड का रिलेशन है, कोई बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया या किसी फंक्शन पे किया है, तो आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे कि आप मेरे डिनर पे नहीं आए तो आप सीधा कोर्ट में आपको मैं मिलता हूँ। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ में काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके अंदर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, जैसे कि एग्रीमेंट बनता है, और जो चीज़ बिल्कुल कानून की नज़र में मायने रखती है, तो ही कानून में जाके आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप ये सब उसको धमका नहीं सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, 100% क्लियर है। मैंने बहुत डिटेल में कराया ताकि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उसके बाद कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले दो पार्टी का होना ज़रूरी है, जिस सेलर होगा और बायर होगा, ठीक है। एक अकेला इंसान खुद से एग्रीमेंट कैसे कर लेगा या खुद से कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लेगा? उसके लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट अभी आपको बताया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है ओ प्लस है। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको एग्जाम में याद रहेंगी, तो आप डेफिनेटली लिख लेंगे। अगर आपको ओ प्लस ए भी याद हो गया ना, तो भी मैं डेफिनेटली कह रही हूँ एक पेज आप आराम से लिख दोगे, जो कि आपको लिखना है वहाँ पे, क्योंकि मैटर ज़्यादा लिखना होता है नंबर लेने के लिए। उसके बाद ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में क्या आता है? लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, यानी कानून द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए, यानी इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आपको क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन को फर्दर एक्सप्लेन किया है और उसी के पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपको डिफाइन याद है तो मतलब आपको पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में क्या आता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होती है। एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस विथ टर्म विच आर क्लियर एंड सर्टेन। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को ऑफर दे रही हूँ तो वो बिल्कुल उसकी जो परफॉर्मेंस है जो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं उसको कुछ ऐसी चीज़ बोल दूं जो कि क्लियर ही नहीं है। जी मेरे को पता है मेरे घर में गाड़ी जो है वो रेड कलर की है और मैं उसको जो बायर है उसको ब्लैक कलर बता रही हूँ, तो यानी कि ये गलती मेरी है, मेरी साइड से गलती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो आप ऑफर दे रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर और सर्टेन होना चाहिए। किस डेट पे दे रहे हैं, कैसे कलर की है, कितने की देनी है, ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नॉट बी सफरिंग फ्रॉम आइदर अ फंडामेंटल मिस्टेक और इनपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना हो उस चीज़ की और हम उसको वो बोल दें। अब मैंने किसी को बोल दिया, कोई पर्सन को मैंने बोला कि मैं जो है तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर कुछ चीज़ें ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो कि पॉसिबल होते नहीं है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं है, कोई मिस्टेक, कोई गलती भी नहीं करनी है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी परफॉर्मेंस जो कि पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनती है। तीसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और इसका एक वैलिड फीचर ये भी है कि हमारा जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट डू नॉट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था सोशल का। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि एक किसी ए ने बी को बुलाया डिनर के लिए, या कोई हस्बैंड वाइफ जो है उनका कोई रिलेशन है, या किसी फ्रेंड का रिलेशन है, या नेबर का रिलेशन है कि बर्थडे है, शादी है, वटएवर कुछ भी है, तो ये थोड़ी ना बोलेगा मेरी शादी में क्यों नहीं आए या मेरे बच्चे के नामकरण में क्यों नहीं आया तो मैं तुम्हें कोर्ट ले जा रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो वही सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट ही होते हैं जो कि लीगल रिलेशनशिप को इन्वॉल्व नहीं करते और वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। जैसे मैंने गिफ्ट का बताया आपको। अब फॉर एग्जाम्पल एक्स है और वाई है, ठीक है। एक्स ने वाई को बोला कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, ठीक है। अब वाई उसके बर्थडे में आया, ठीक है, यानी कि एक्स जो है वाई के बर्थडे में गया और एक्स ने वाई को गिफ्ट दे दिया। तो क्या वाई बोलेगा कि मुझे भी तुम बदले में कुछ, इसके बदले भी कुछ गिफ्ट दो या कुछ पैसे दो? तो ऐसा नहीं है। तो यही सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो हमारा लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कि मेजर होना चाहिए, वो पर्सन 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है कि माइनर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपको बस अभी इतना समझना है, मैं आगे माइनर को और डिटेल में समझाऊंगी। माइनर मतलब होता है 18 साल से छोटा, और मेजर का मतलब 18 साल से ऊपर है ये, ठीक है। तो 18 साल के जो ऊपर की बात हो रही है तो वो मेजर में काउंट होगा। मतलब आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारे कानून के अंदर ये देखा जाता है
कि जो पर्सन 18 साल से ऊपर है उसको कहीं ना कहीं चीज़ों का ज्ञान है, चीज़ों के बारे में पता है, वो सही डिसीजन ले सकता है। साउंड माइंड का होना चाहिए, कोई भी डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम जो है वो सोनू से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सोनू जो है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। और जबकि ये बात राम को पता है, तो गलती किसकी है? राम की है ना, कि उसको पता होते भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जो कि साउंड माइंड के नहीं है, डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है, ठीक है। समझ रहे हो? आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है दो और दो से ज्यादा पर्सन सेट टू बी अ कंसेंटेड वेयर दे आर दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। यानी कि दो पर्सन जिनके बीच में डील हो रही है वो लोग सेम चीज ही समझ जाए। जैसे मैंने आपको भी पीछे भी एग्जांपल दिया था कि एक पर्सन है वो दूसरे को बोल रहा है कि मेरे घर में मैं आपको गाड़ी जो है वो ब्लू कलर की देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन उसको खुद श्योरिटी नहीं है कि वो कौन सी वाली देने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा, बट उसके पास दो गाड़ी हैं, एक ब्लू है और एक रेड है। तो ए ने बी को बताया भी नहीं कि मैं कौन सी गाड़ी दूंगा। अब ए सोच के बैठा था कि मैं उसको ब्लू दूंगा, लेकिन बी सोच के बैठा कि मुझे रेड मिलने वाली है। तो ये चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए और सेम थिंग इन अ सेम सेंस में उनको समझ आनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लें। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। आई होप आपको क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अभी और डिटेल में कराऊंगी। लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट ओनली व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड फॉर समथिंग इन रिटर्न, कि आपने किसी को प्रॉमिस किया है और बदले में आपको कुछ मिल भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि मैं गाड़ी दे रहा हूँ, ठीक है जी, गाड़ी दे रहा हूँ 1,00,000 रुपए में। तो बी ए को उसका फर्ज बनता है कि वो उसे 1,00,000 रुपए दे, सेल इज कार। तो ये क्या है? कंसिडरेशन मस्ट बी वैलिड इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नजर में वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं है कि बदले में कुछ ना मिले। अब ये थोड़ी ना ए अपनी गाड़ी उठा के बी को दे देगा और बी बोले मैं तो पैसे दे ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है। समथिंग रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में मिलना भी चाहिए। कि एक जना गाड़ी दे रहा है तो दूसरा उसको पैसे दे रहा है, ठीक है। या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? द एग्रीमेंट मस्ट नॉट रिलेट टू अ थिंग विच इज कंट्ररी to the provision of any law or has exceptly been forbidden by any law or which is opposed to policy is immoral। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक राज है और एक माही है, ठीक है। तो राज ने अपना सामान माही को बेचा, यानी कि ड्रग्स वगैरह बेचे हैं, ठीक है। ड्रग्स वगैरह दे रहा है, वो आगे सप्लाई करता है, माही जो है वो आगे सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक बेसिकली लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वो इमोरल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राज को ऑलरेडी पता है कि मैं उसको क्या सामान बेच रहा हूँ, और माही को भी पता है कि मैं आगे क्या चीज सप्लाई कर रही हूँ, ड्रग्स सप्लाई कर रही हूँ, जो कि इमोरल में काउंट होगा, जो कि कानून की नजर में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हम सामान दे रहे हैं, वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल लॉफुल होना चाहिए। आई होप। नॉट एक्सेप्टली डिक्लेयर वॉइड। इसका मतलब क्या है कि कुछ एग्रीमेंट जो माइनर के साथ किए जाते हैं या अनसाउंड माइंड के साथ किए जाते हैं, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि जब मेन ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड बन जाता है। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ, नीचे यहाँ लिखे हुए हैं, अभी आप इतना समझ लें। सर्टिनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी और सर्टिनिटी होनी चाहिए, तो ही आप एग्रीमेंट के अंदर बताते हैं कि हाँ मैं ये जो सामान है ये आपको दूंगा, या फिर इस डेट पे दूंगा, या इतने का दूंगा, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी जरूरी होती है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स क्या हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी। सबसे पहले समझेंगे वॉइड, फिर वॉइडेबल। लेकिन इससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, जो कानून की नजर में, अभी हम उसको और भी डिटेल में करेंगे, बट आप इतना समझ लें जो कानून की नजर में बिल्कुल सही है, जिसे बिल्कुल वैलिड माना गया है, ठीक है। तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। फिर वॉइड कौन से और वॉइडेबल कौन से होते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस सेक्शन में बताए गए। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, जिसके अंदर इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ए और बी का। सपोज ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। ए ने बी को बोला कि मैं अपनी बाइक तुम्हें 10,000 में बेच दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, 10,000 में बेच दूंगा। और साथ ही साथ मान लीजिए उसकी जो बाइक है वो किसी भी रीजन की वजह से चोरी हो जाती है, या उसमें आग लग जाती है, या कुछ भी डैमेजेस हो जाते हैं, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट है वही खत्म हो जाता है। तो उससे क्या हो गया कि अब तो वो बाइक अगर चोरी हो गई है तो बी को मिल ही नहीं पाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वॉइड हो जाते हैं। क्योंकि चोरी होने का ना तो बायर को पता था ना ही सेलर को पता था। तो ये सारे एग्रीमेंट जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
वो सारे के सारे वॉइड होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है एज पर सेक्शन 2I, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वो तब तक वैलिड है व्हेन इट इज मेड एंड रिमेन वैलिड टिल इट्स रेपुटेटेड बाय एग्रीड पार्टी पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, फिर से मैं ए और बी का एग्जांपल लेती हूँ कि उन्होंने बोला कि मैं जो है अपना सामान जो है तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, इतने टन्स जो है वो ऑयल तुम्हें डिलीवर करूंगा, बी को बोला गया। बट किसी भी रीजन की वजह से जो एग्री पार्टी यानी जो बी है वो ये बोल देती है कि मुझ पर प्रेशर किया गया था, या फिर कोई क्वर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन या मेंटल प्रेशर की वजह से उसको बोला गया था कि नहीं तुम्हें मैंने बोला है इतने का सामान लो और नहीं तुम इतने का ही लोगे, मतलब सामान अगर 10,000 का है तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता 50,000 का देना ही तुम्हें देना ही पड़ेगा बाद में जाके, मतलब मेंटल प्रेशराइज किया या कुछ भी रीजन की वजह से, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, ठीक है, यानी एग्री पार्टी पे डिपेंड करेगा। तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे वॉइडेबल में आते हैं। तभी इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे जाते हैं, क्वर्जन, मिस रिप्रेजेंटेशन, वो आगे हम और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आता है अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा होता है, सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बिकॉज दे कैन नॉट बी इन्फोर्स ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल डिफेक्ट, यानी कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो सारे के सारे इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं क्या आप ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट आपके लिए नोट्स बनाने थे इसलिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच इज सेटिस्फाई एट द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में बिल्कुल सही है, आप कोर्ट तक उन्हें ले जा सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। अब आते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, O+A यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस इन लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि हमने किसी को ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट करा या नहीं करा, तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट आ गया और साथ ही साथ हमारी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी आ गई। अब आता है सारे जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्यों, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं ऑफर देने का एक्सेप्ट नहीं होते या कुछ कुछ हो भी जाते हैं, तो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बट जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो सारी एग्रीमेंट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी बना है जब एग्रीमेंट को पूरा किया गया है, यानी ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है तभी तो हम आगे बढ़े हैं, तभी तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आई है। आई होप आपको क्लियर है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नाम से ही क्लियर है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ प्रोवाइड टू बी मेड, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्सिबिलिटी सच अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट है वो सारे के सारे वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि बट ऑल द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इलीगल, बट जितने भी वॉइड है वो सारे इलीगल नहीं होते, क्योंकि इलीगल काम के लिए हमेशा मना किया, हम ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं या कुछ और कुछ धोखाधड़ी वाला काम कर रहे हैं, तो सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, जो कि कानून हमें उसकी जो है सलाह नहीं देती। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, अब कॉन्ट्रैक्ट और कुछ तरह के होते हैं जो एग्जीक्यूशन के बेस पे बताए गए हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कौन से होते हैं, व्हेन बोथ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, जब दोनों ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करती है तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में आती है। यानी ए ने बी को बोला मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं अपना सोफा बेच रहा हूँ, ठीक है, 2 लाख रुपए में, ठीक है, गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 लाख रुपए में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं ए ने उसको गाड़ी दी और बी ने जो है पैसे दे दिए, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा किया। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें फ्यूचर के लिए रखी जाती है, फ्यूचर में करी जाती है, जैसे कि एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक से समझना है आपको, यानी कहने का मतलब यह है कि वन पार्टी ने, सिर्फ एक ही पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस को यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा किया है और बाकी दूसरी पार्टी की अभी ऑब्लिगेशन रह गई है। नेक्स्ट इज बायलेटरल। बायलेटरल में क्या होता है, दोनों पार्टी की जो ऑब्लिगेशन है वो अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी दोनों ने अपना काम अभी नहीं किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ दोनों का। अब समझते हैं यूनिलेटरल का एग्जांपल। यूनिलेटरल का मतलब है एक पार्टी ने काम कर दिया, दूसरे ने नहीं किया। सपोज एक पर्सन है जो कि उसने किसी सफाई वाले से अपने घर की सफाई करा ली, तो वो क्या है, यूनिलेटरल है कि उसने सफाई तो करा ली बट उसको पैसे नहीं दिए, तो यानी कि दूसरी पार्टी ने अभी अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। बायलेटरल में क्या होता है, दोनों पार्टी की ही ऑब्लिगेशन अभी पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, बची हुई है। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद अपनी कार दूंगा, ठीक है, और बी ने बोला ठीक है मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, ठीक है, तो ये क्या है, बायलेटरल ट्रांजेक्शन है, मतलब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे, एक होते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और एक होता है इम्प्लाइड, ठीक है। तो एक्सप्रेस में कौन से आते हैं, एक्सप्रेस में होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिटवीन द पार्टी बाय वर्ड स्पोकन और रिटन आर टर्म एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस किया गया या तो बोलकर या तो लिखकर, वो एक्सप्रेस होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, कम इनटू एग्जिस्टेंस एन अकाउंट ऑफ द कंडक्ट एंड
एक्ट ऑफ द पार्टीज आर टर्म एज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है वो बस में चढ़ा है, ठीक है, तो बस में सीट पे बैठ गया है, तो उसको ये चीज़ पता है ऑलरेडी कि अगर मैं बस में चढ़ा हूँ या चढ़ी हूँ तो मुझे टिकट तो लेनी ही पड़ेगी। तो ये क्या है, बिल्कुल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों पर्सन्स को पता है कि हाँ भाई अगर कोई बस में चढ़ रहा है या कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसको टिकट लेनी ही है। तो वो क्या है, इम्प्लाइड है, इसमें कुछ बताने की या लिख कर समझाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर मान लीजिए किसी का कोई फोन गिर जाता है या किसी का वॉलेट गिर जाता है, तो क्या होता है कि दूसरे पर्सन को पता है कि रिटर्न करना ही करना है। तो ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है ऑफर एंड प्रपोजल। ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में डिफाइन किया गया है, अ प्रपोजल मेड बाय वन पर्सन टू अनदर टू डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट। अब मान लीजिए कि हम किसी को ऑफर दे रहे हैं, किसी को प्रपोजल दे रहे हैं कि हाँ भाई आओ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोचिंग के अंदर किसी टीचर की वैकेंसी खाली है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ आप साइंस पढ़ा लो या फिर आप मैथ्स पढ़ा लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रपोजल दे रहे हैं उस चीज का। तो जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। क्यों, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। मान लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर जब मैं ऑफलाइन क्लासेस करती हूँ तो वहां पे मैंने एक टीचर हायर किया है साइंस पढ़ाने के लिए, तो मैंने उसको पहले क्या दिया है, प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है। अगर उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। एंड ऑफर कैन बी एनालाइज इनटू 2 पार्ट्स। और जो ऑफर होता है वो 2 पार्ट्स में एनालाइज किया गया है, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। ऑफरर मतलब होता है प्रोमिसर, जो कि चीज को काम करने का प्रॉमिस कर रहा है, और ऑफरी मतलब जो प्रॉमिस ही होता है, जो एक्सेप्टर होता है। यानी कि ऑफरर मान लीजिए मैं हूं, मैंने अपने कोचिंग में किसी को ऑफर दिया है, तो मैं क्या हूं, प्रॉमिसर हूं, ऑफरर हूं। और जो सामने वाली पार्टी को जिसको मैंने ऑफर दिया है वो कौन है, ऑफरी है, जिसको हम प्रॉमिसी भी बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं, जो कि उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि एक्स ने वाई को हॉर्स दिया और वाई जो है वो उसको यहाँ पे कुछ पेमेंट कर रहा है। आई होप आपको। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है जर्नल, एक होता है स्पेसिफिक, क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग, ठीक है। तो जर्नल का मतलब है कि ये बिल्कुल पब्लिक के लिए, कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि जो रेलवे के टाइमिंग्स होते हैं वो सबके लिए हैं, जर्नल है तो यानी जनरल ऑफर है। स्पेसिफिक ऑफर कौन से होते हैं, जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए होते हैं, ठीक है, जो सबके लिए नहीं होते। जर्नल में तो सबके लिए होता है, जैसे मैंने बताया कि अभी टाइमिंग का बताया रेलवे का, तो लेकिन स्पेसिफिक में होता है कि अगर ऑफर निकला तो किसके लिए निकला है, ठीक है, तो वो किस में आता है, स्पेसिफिक में आता है। क्रॉस कौन से होते हैं, क्रॉस का मतलब है कि जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ही चीज ऑफर कर रही होती है। स्टैंडिंग एंड ओपन एंड कंटिन्यूइंग तीनों एक ही चीजें हैं। ये कौन सा ऑफर होता है, जैसे कि मान लीजिए बिग बिलियन सेल निकलती है, ठीक है, दिवाली से पहले कोई सेल आ गई फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या फिर कोई और फेस्टिवल पे आ गई, तो यानी कि वो एक टाइम पीरियड तक वैलिड है, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग। ओपन है बिल्कुल सबके लिए, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं वैलिड ऑफर के, तो सबसे पहला क्या है, इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की। यानी कि फॉर एग्जांपल डिनर है, तो डिनर क्या है, बेसिकली अगर हमने किसी को डिनर पे बुलाया है, ठीक है, तो वो पर्सन क्या है, अब वो आए या ना आए वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल लीगल होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन, नॉट इनडिफाइंड, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो ऑफर है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, इनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हम बता कुछ और रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं, ऑफर कुछ और कर रहे हैं। जो हमें सेल करना है, जो चीज ऑफर देना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, स्पोकन या रिटन में होना चाहिए। मैंने आप लोगों को अभी समझाया एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ऑफरी से बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड विद इन अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट। सामने वाले का कंसेंट भी जानना जरूरी होता है कि अगर हम किसी को ऑफर दे रहे हैं तो वो पर्सन उस चीज पे एग्री है भी कि नहीं है। सेटलमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। प्राइस के लिए सेटलमेंट करना कोई ऑफर नहीं होता, वो तो डिपेंड करता है बायर पे, वो कितने का खरीदेगा या बार्गेनिंग करेगा, क्या करेगा। ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ये भी हम समझ चुके हैं कि ऑफर जो होता है स्पेसिफिक होता है या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या फिर वो पूरी जनता के लिए। स्पेशल कंडीशन अटैच होती है, ऑफर मस्ट ऑल्सो भी कम्युनिकेटेड, और उसमें कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी होता है स्पेशल कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लेंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यानी कि जो ऑफर है वो कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ भी बोल दिया और वो चीज मानी ही नहीं जा रही है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये काफी बार पूछा जाता है। तो देखो इन्विटेशन नाम से क्लियर है, हम उस ऑफर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं और ये बिल्कुल ऑफर है।
व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन टू इनवाइट हिम टू मेक अ ऑफर, कि हम किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। मतलब कि ऑफर में क्या होता है, व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेस हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टेक हिज अप्रूवल। हम ऑफर दे रहे हैं, उसका अप्रूवल भी जान रहे हैं कि वो चीज मान रहा है या नहीं मान रहा। इसमें नेगोशिएशन हो सकती है, नेगोशिएट द टर्म्स, बट द एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑफर में तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं कि हमने ऑफर दे दिया है, इसमें नेगोशिएशन की जा सकती है। एन इन्विटेशन ऑफ ऑफर बिकॉम एन ऑफर व्हेन रिस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट्स मेड, यानी वो जो इन्विटेशन हमने जो ऑफर दिया है, इन्विटेशन टू ऑफर में क्या होता है कि हमने जिसको ऑफर दिया है वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्डेंट पार्टी बताएगी कि किस तरीके से क्या करना है। बट द ऑफर बिकॉम एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, जब ऑफर जो होता है, जब वो एग्रीमेंट बनता है, जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made significance absent through to the proposal is said to be accepted। एक्सेप्टेंस नाम से ही क्लियर है कि हमने किसी को ऑफर दिया और उसके बाद हमने एक्सेप्ट कर लिया। जो चीज हमने पहले पढ़ी थी अब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस मतलब उस चीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है बायर की तरफ से। तो क्या वैलिड एक्सेप्टेंस होती है, सबसे पहले एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मेड प्रिस्क्राइब, मोड प्रिस्क्राइब्ड होना चाहिए, किस मोड में किया जा रहा है एक्सेप्टेंस की, कैसे वो लिखकर बता रहे हैं या फिर ओरली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरर, ऑफरर से बिल्कुल कम्युनिकेटेड होना चाहिए। देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, बिना कम्युनिकेशन के इसको एक्सेप्टेंस में नहीं लिया जाएगा। साइलेंस कैनॉट बी प्रिस्क्राइब एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर हमने किसी को कोई ऑफर दिया है और उसको बोला है कि हम आपको गाड़ी बेच रहे हैं या फिर आपको कोई भी सामान बेच रहे हैं और सामने वाला बायर हमें कुछ भी बता नहीं रहा, साइलेंट है, तो वो एक्सेप्टेंस का मोड नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड और विद इन अ रीजनेबल टाइम इफ टाइम इज नॉट मेंशन। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी पर्सन को हायर करा है, ठीक है, और उसको बोला है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए आना है, ठीक है, तो 2-3 दिन का टाइम हमने दिया और वो इंटरव्यू देके चला, अगर बाद में कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और कुछ दिनों तक उसने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि वो ज्वाइन करना नहीं चाहता है। तो एक्सेप्टर मस्ट बी इंडिकेट इंटेंशन टू फुलफिल द प्रॉमिस, एक्सेप्टर जो है वो कहीं ना कहीं उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल करे। इफ द प्रपोजल इज मेड थ्रू एन एजेंट इट इज सफिशिएंट इफ द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू हिम। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल विल मीन्स एक्सेप्टेंस फॉर ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर, ठीक है। ऑफर कई तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब है द कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट्स कम टू एन नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इज मेड, जिसके लिए बनाया गया उसकी नॉलेज में अगर वो चीज आ जाती है तो वो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। 2 कंडीशन इज फुलफिल एंड अगेंस्ट द प्रपोजल, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो प्रपोजल के अगेंस्ट और एक एंड अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर। तो पहला आता है एंड अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी पुट आउट द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू द विड्रॉ, ठीक है। यानी जो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो प्रपोजल के अगेंस्ट जाके है कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट जाके है। जैसे ए ने बी को लेटर भिजवाया तो बी जो है उसको क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा या फिर नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रपोजल पे और एक्सेप्टर पे। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, टेकिंग बैक, यानी कि रिवोकेशन मतलब ही क्या होता है, टेकिंग बैक। अगर हम किसी को ऑफर दे रहे हैं और बाद में जाके उसको बैक ले रहे हैं तो वो रिवोकेशन ऑफ ऑफर में आ जाता है, या एक्सेप्टेंस में भी ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट इज कौन कौन से मोड होते हैं रिवोकेशन के, यानी टेकिंग बैक के। सबसे पहला नोटिस ऑफ रिवोकेशन के हम वापस ले रहे हैं, बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर उस चीज को वापस कर लिया है जो हमने ऑफर दिया था, ठीक है। बाय डेथ, किसी की डेथ हो जाती है तो भी वो रिवोकेशन में आ जाता है। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू द फुलफिल अ कंडीशन प्रेजेंट टू द एक्सेप्टेंस, कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। काउंटर ऑफर अभी समझाया, प्रिस्क्राइब मोड होना चाहिए टाइम पीरियड का। नेक्स्ट इज माइनर, माइनर कौन होता है, जो 18 साल से छोटा होता है। द एक्ट हैज बीन गिवन प्रिविलेज पोजीशन ऑफ द माइनर, माइनर जो 18 साल से छोटा है, वैसे तो ये माना गया है कि अगर हम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाता, बट अगर फिर भी करते हैं तो माइनर कौन कौन से प्रिविलेजेस पोजीशंस हैं। सबसे पहला, माइनर बाइंड्स अदर बट आर नेवर बाउंड बाय अदर्स, ही कैनॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल, वो नहीं होगा अगर उसने कोई डिसीजंस लिए हैं तो वो, अगर उससे कुछ गलती हो जाती है, वैसे तो 18 साल से छोटा गलतियां हो सकती हैं, बट वो लायबल, पर्सनली लायबल नहीं होगा। एग्रीमेंट मेड विद इन अ माइनर जो होता है, अगर हम किसी के माइनर के साथ 18 साल से छोटे पर्सन के साथ, यानी माइनर कहलाएगा जो, अगर उसके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होगा, नल होगा, फाइड होगा, कुछ भी वैलिडिटी उसकी नहीं होगी कानून की नज़र में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं।
कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। एसेंशियल एलिमेंट क्या है कंसिडरेशन के? कंसिडरेशन मस्ट बी प्रोसीड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, की जिस पर्सन ने प्रॉमिस किया उसका भी कंसिडरेशन देखा जाएगा और प्रोमिसी का भी देखा जाएगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। दो पर्सन होता है, एक प्रोमिसर होता है, एक प्रोमिसी, अभी आपने को मैंने समझा दिया। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कंसिडरेशन में भी प्रॉमिस टू डू समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि अगर एक पर्सन ने बोला कि मैं तुम्हें अपना घर सेल कर रहा हूँ 2 करोड़ का, तो दूसरा वाला पर्सन भी बदले में उसको पैसे देगा ना, तो ये क्या है? कंसिडरेशन ही तो है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ मिलना। ठीक है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। हो सकता है वो ये बोले कि मैं आपको 2 महीने बाद अपना घर बेचूंगा, ठीक है, तो वो क्या है? फ्यूचर में काउंट होगा। देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन टू सपोर्ट ईच इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, कि वो इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन को सपोर्ट कर रहा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, और वो जो कंसिडरेशन है कानून में उसकी कुछ नज़र में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम कुछ भी जो है समथिंग इन रिटर्न का सोच के बैठे हैं कि हाँ जी हम अपना घर दे रहे हैं और बदले में कुछ ले नहीं रहे हैं, और ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कानून में उसकी वैल्यू होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट भी रियल होना चाहिए, इम्पॉसिबल, अनसर्टेन, फ्रॉडन, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ अनपॉसिबल, अनसर्टेन, फ्रॉडुलेंट की चीज़ें हो जाएगी, हम कुछ उससे फ्रॉड कर रहे हैं, चीज़ कुछ और दिखा रहे हैं और बेच कुछ और रहे हैं, पैसे कुछ और ले रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि अगर प्रॉमिसर फेल हो जाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में किसी भी रीजन की वजह से, तो वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। ठीक। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है तो उसे हम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे ए और बी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे और सी आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में स्यू एंड मे बी स्यूड ऑन दे कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मतलब ये दिया होगा तो आपको इसी के बारे में समझाना है, यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाना है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो तीसरा पर्सन जो है केस फाइल नहीं कर सकता, स्यू नहीं कर सकता। ठीक है। बस कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ। उस केस में सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी जो है केस फाइल कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला, एनी पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, कैन नॉट स्यू अपॉन इट्स इवन थ्रो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट एंड ही सप्लाइड कंसिडरेशन। भले ही कंसिडरेशन उसके अंदर क्यों ना हो और उसका बेनिफिट ही क्यों ना हो, तब भी वो जो है केस फाइल नहीं कर सकता। राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइट्स। ठीक है। और कुछ एक्सेप्शंस जो मैंने आप लोगों को अभी बताई थी, सम एक्सेप्शन टू द रूल दैट अ स्ट्रेंजर कैन स्यू, कुछ ही एक्सेप्शंस हैं जिस केस में स्ट्रेंजर यानी थर्ड पार्टी जो होगी वो केस फाइल कर सकती है। कौन कौन सी? पहला, ट्रस्ट के केस में, अगर कोई ट्रस्ट का केस बनता है, ठीक है, तो तभी कर सकता है। दूसरा, फैमिली की कोई सेटलमेंट हो रही है, किसी भी फैमिली की बात हो सकती है वो, तो उस केस में थर्ड पार्टी कर सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन केस ऑफ कन्वेंट रनिंग विद लैंड। ठीक है। अगर कोई भी चीज लैंड से रिलेटेड है तो वो भी तब भी केस फाइल कर सकता है। मैरिज के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई ए और बी है या फिर एक्स वाई है, कुछ मैरिज उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, उनके बीच में अगर थर्ड पार्टी आ जाती है और उन्होंने डील कराई थी, तो वो थर्ड पार्टी भी जो है वो केस फाइल कर सकती है। एक्नॉलेज और स्टॉपल में भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू थ्रू एन एजेंट, अगर एंटर करा है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एजेंट के थ्रू, तो भी थर्ड पार्टी जो है स्यू कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। असेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, फ्री कंसेंट क्या होता है। नेक्स्ट आता है फ्री कंसेंट क्या होता है। देखो नाम से ही क्लियर है, फ्री कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग सेम चीज एग्री कर रहे हैं और सेम चीज को, सेम थिंग को सेम सेंस में समझ रहे हैं, तो उसे फ्री कंसेंट बोलते हैं। ठीक है। कंसेंट इज टू बी फ्री व्हेन इट्स नॉट कॉज्ड बाय, अब कुछ कंसेंट होता है जो कि इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वैसे तो वो फ्री कंसेंट माने जाएंगे, लेकिन अगर वो इनका जैसे मिस्टेक है, क्वर्जन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, अंडर इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड के केस में जो है कंसेंट फ्री नहीं माना जाता। ठीक है। तो कौन कौन सा है? मिस्टेक क्या होती है? देखो मिस्टेक का मतलब है गलती का हो जाना। अब गलती एक से भी हो सकती है, दो से भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी से भी हो सकती है। ठीक है। तो मिस्टेक का मतलब है यूनिलेटरल, मतलब एक तरफी, या तो बायर से हुई है या तो सेलर से हुई है। बायलेटरल मतलब दोनों से हुई है, बायर से भी और सेलर से भी हुई है। ठीक है। दोनों तरफ से हुई है। उसके बाद आता है क्वर्जन क्या होता है। क्वर्जन में आता है अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को लेके कुछ बताया गया क्वर्जन के अंदर, जो कि कब्जा करने की बात हो रही थी। किसी ने किसी को बोला कि हाँ ठीक है तुम मुझे इतना पैसा दो वरना मैं तुम्हारी जगह जो है कब्जा कर लूंगा या फिर कुछ ले लूंगा। इस तरीके के सारे जो केसेस बनते हैं वो सारे क्वर्जन के अंदर आते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने
मैं अपना एग्जाम्पल तो नहीं दूंगी, ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अभी तक, पर मान लीजिए एक्स और वाई है, ठीक है। एक्स जो है वो वाई को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे को जो है अपना घर बेच दूंगा, ठीक है, यानी कि घर सेल कर दूंगा इतने रुपए में, तो यानी एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो सेलर है, ठीक है, कौन है, एक्स है, वो अपना घर बेच रहा है, ठीक है। अब उसको पता ही नहीं है कि ये जो घर है वो उसके खुद के नाम पे है ही नहीं, ठीक है, और वो उसको घर बेचने के लिए चल रहा है, तो यानी वो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है। क्यों? क्योंकि उसको खुद को तो पता ही नहीं है कि घर किसके नाम पे है, और जब एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं पता, बस वो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस बनता है। नेक्स्ट आता है अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैनेजर इन एम्प्लॉय का एग्जांपल लेती हूँ कि मैनेजर कोई धमका के एम्प्लॉय से सारा काम करा रहा है, उसको धमका रहा है, धमकियां दे रहा है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, यानी कि कहीं ना कहीं उसको धमका रहा है कि ये काम कर दे वरना तेरे को उड़वा दूंगा, ठीक है, या फिर कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। मतलब आप यही छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मैं आपको समझा रही हूँ इससे रिलेटेड आप बना के लिख के ना, आपका मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं और बोलते हैं कि मैम समरी इतना बहुत है लिखना, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप लोग इतना कर लो, इतना तो लिख के आना ही है, इसके अलावा भी आप और लिखना चाहते हैं तो बना के लिखे, क्योंकि जो जब मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ आप उसी को एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल की जगह दो दे दे, पहले मीनिंग लिखे, दो एग्जाम्पल डाले, आराम से शीट भर जाएगी, ठीक है, आराम से पास भी हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, जैसे हमने किसी को प्रॉमिस किया, कोई धोखा दे दिया, या फिर वो कोर्ट की नजर में सही नहीं है, हम उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो नाम से ही क्लियर है। आजकल तो कितने लोग करते हैं फ्रॉड, आप देखते ही होंगे, इतने एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल है फ्रॉड के जो मैं बता नहीं सकती, जो कि डेली बेसिस पे कर रहे हैं। फोन करते हैं जी ओटीपी शेयर कर दो, ये कर दो, बहुत लोगों को पता नहीं होता, अनजान होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या है, फ्रॉड का केस ही तो है कि हमारा कानून की नजर में वो चीज नहीं है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ सजेशंस है जो कि बिल्कुल ही गलत में काउंट होते हैं, तो फ्रॉड का केस। देखो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन क्या होता है, आप लोगों को कंसिडरेशन भी समझा दिया, ऑब्जेक्ट भी समझा दिया। अब आपको बस इतनी सी चीज समझनी है कि अगर ये चीज नहीं होती तो सारी की सारी अनलॉफुल में काउंट होती है। जैसे मान लीजिए व्हेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इंजर्ड टू पर्सन और प्रॉपर्टी टू अनदर, किसी की धोखाधड़ी से हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फ्रॉड का केस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मान लीजिए एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो वो सारे केसेस किसके बनते हैं, हमारे अनलॉफुल के बनते हैं। जैसे फोरबिडन बाय लॉ है कि पनिशेबल है, पता है कानून की नजर में ये चीज गलत है तो गलत ही है, और आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम कुछ फ्रॉड करते हैं, कुछ धोखाधड़ी करते हैं जो कंसिडरेशन में नहीं है, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, तो उसके लिए हम पनिशेबल होंगे ही होंगे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ लॉ डिफीट कर जाता है उस केस में। नेक्स्ट आता है अपोज पब्लिक पॉलिसी, इसके 4 केस बनते हैं। जैसे एग्रीमेंट है ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री, कोई ट्रेड कर रहा है, जैसे इंडिया है वो पाकिस्तान से ट्रेड कर रहा है या फिर चाइना से ट्रेड कर रहा है, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में वो क्या बन जाता है, ट्रेडिंग विद एनिमी कंट्री, ठीक है। क्रिएट मोनोपोलीज, मोनोपोलीज क्रिएट करना, ठीक है। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सारे के सारे वॉइड कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की मैरिज जो है ब्रोकरेज के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इंटरफेरेंस विद कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस करना, ये भी क्या है, हमारे केस को ब्रेक कर देता है, बीच में खत्म कर देता है। खत्म करने के लिए वो भी क्या आएगा, वॉइड में काउंट होगा। नेक्स्ट आते हैं वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहला रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे किसी को मैरिज से रोकना। जैसे राहुल है और प्रिया दोनों शादी करने जा रहे हैं और उनको कोई बीच में टोक दे या रोक दे और वो 18 साल से ऊपर है, यानी लड़की 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और लड़का 21 साल से ऊपर है, ये तो एज अभी डिसाइडेड है, आप पहले से ही डिसाइड है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन में आता है, यानी वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हैं हम। रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग हो गया, या फिर कोई एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, किसी का मतलब ही अनसर्टेन है, उसके वो एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी वॉइड में कहलाएगा। वेगरिंग एग्रीमेंट, जैसे जुआ वगैरह खेलते हैं आजकल लोग, आप देखते हैं कितने सारे लोग हैं जुआ खेल रहे हैं, पहले तो ऑफलाइन खेलते हैं, आजकल तो सब लोग ऑनलाइन भी खेल रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, वॉइड एग्रीमेंट के अंदर काउंट हो रहे हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर आर वॉइड, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ट्रांजेक्शन सिमिलर टू वेगर, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती है जो वेगर से बिल्कुल सिमिलर है, जो कि वॉइड का अंदर पार्ट में आती हैं, और कुछ वैलिड भी हैं, ठीक है। सबसे पहला स्पेकुलेटिव हो गया, इंश्योरेंस है, लॉटरी का हो गया, हॉर्स रेस हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे वॉइड में आते हैं, ये तो हमें पहले से पता है। अच्छा, उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल कॉम्पिटिशन, ये सब क्या है, वॉइड ही तो है। अब उसके बाद आता है कुछ चीजें वैलिड भी हैं, जैसे गेम ऑफ स्किल हो गया, कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो गई जो हम आजकल करते हैं, और चिट फंड आपने सुना होगा, इंश्योरेंस करते हैं, सारे वैलिड के अंदर आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है। इंश्योरेंस करना थोड़ी ना वॉइड होगा कि हमने इंश्योरेंस कराया, आजकल इंश्योरेंस आपको पता है कितने टाइप के होते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, यानी कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, उसी को डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे, किस किस तरीके से खत्म हो सकता है। जैसे ए ने बी को कार दे दी और बी ने उसको पैसे दे दिए, डील यानी कि डील हो गई पूरी कंप्लीट, तो राइट एंड ऑब्लिगेशन खत्म, तो वो भी एक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है और कई तरीके से हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी परफॉर्म बाय, किस किस के द्वारा होती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, प्रॉमिसर जो होता है वो खुद भी कर सकता है, या उसने आगे कोई एजेंट रख रखा है उसके द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या प्रॉमिसर अगर मर जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो। अब हम समझते हैं कि अगर प्रॉमिसर फेल हो जाता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में किसी भी रीजन की वजह से, तो वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना। ठीक है, जैसे कोई भी दो पार्टी है आपस में डील करी थी, उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तोड़ दिया बीच में, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है। जैसे उसमें दो आते हैं, एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक आता है एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने की डेट आने वाली थी उससे पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यानी कि पहले ही खत्म कर दिया गया वो डेट आने से पहले, कि जिस दिन सपोज मान लो एक्स और वाई हैं, एक्स ने बोला था वाई को कि मैं इस दिन तुम्हें गाड़ी दूंगा, और उस गाड़ी देने से पहले ही वो उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वाला होगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा। एक्चुअल ब्रीच कौन सा है, जिस दिन ड्यू डेट आई उसी दिन मना करना, वो एक्चुअल ब्रीच कहलाता है। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बस ये समझना है कि अगर मान लीजिए एक्स ने वाई को बोला कि मैं तुम्हें सामान दूंगा या अपना घर सेल करूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, वटेवर कुछ भी दूंगा, अगर सेलर जो है कहीं ना कहीं मना कर जाता है, वो बीच में तोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा बायर है वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस को। ठीक है, यानी ड्यू डेट यहाँ लिखा भी है, वेट टिल द ड्यू डेट, यहाँ पे लिखा भी है कि अगर एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है तो ड्यू डेट का वेट करना पड़ेगा उसको, और साथ ही साथ अगर वो डेट आ जाती है तो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, डेट ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है, ड्यूरिंग इट्स परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस अगर कर दी जाती है तो जो प्रॉमिस ही होता है वो क्या करेगा, ड्यू डेट प्लस वही क्लेम डैमेजेस आपको याद रखने हैं, और जो प्रॉमिस ही कैन रिजेक्ट द परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए कि उसको नहीं चाहिए, मतलब बायर को आगे डील नहीं करनी, तो वो भी जो है रिजेक्ट भी कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। अब आते हैं कौन कौन से डैमेजेस हैं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला ऑर्डिनरी है, ठीक है, इनडायरेक्ट डैमेजेस भी होते हैं, स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है कि बताया जाएगा कि ये लेना है, इस तरीके से लेना है, वो देना पड़ेगा, तो इस तरीके के डैमेजेस हैं। और साथ ही साथ अगर डिले कर दिया उसके डैमेजेस अलग होंगे, नॉमिनल डैमेजेस है, अगर छोटा मोटा डैमेज है तो उस हिसाब से पे कर दिया जाएगा, तो इस तरीके से अलग अलग डैमेजेस हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी क्या होती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए जिसमें क्या होता है, एक आप जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, पार्टी हु राइटफुली रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ओनली कैन क्लेम डैमेजेस। अब कुछ होते हैं कि सिर्फ वो अपने डैमेज ही क्लेम करेगा, ये नहीं है कि सारा का सारा रिफंड मांग ले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इंटेंशन जो है पार्टी की जो होगी इज टू पनिश द अदर पार्टी, वो पनिश भी कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर बात आ गई है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। ठीक है, एज पर इंडियन लॉ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। पेनल्टी के बीच में और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट इंग्लिश लॉ के मुताबिक अगर देखें तो लॉ रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू, लेकिन अगर इंग्लिश लॉ के हिसाब से देखें तो दोनों के बीच में बहुत गहरा डिफरेंस है। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ पार्टी आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। किसके बिहाफ पे होता है ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी समझ के आए हम पीछे, और डिस्चार्ज ऑफ पार्टी दोनों अलग अलग हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, पहला आता है परफॉर्मेंस, या म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, या प्रॉमिस ही निग्लेक्ट कर दिया, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से एक पार्टी ने मना कर दिया बीच में ड्यू डेट आने से पहले या ड्यू डेट के दिन ही। इम्पॉसिबिलिटी है उस चीज को करने की कि काम बता दिया गया है लेकिन वो काम बिल्कुल भी हो नहीं रहा है। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, ऑपरेशन ऑफ लोअर रेमिस्ट्रेशन, ये इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट इज एडिशनल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं कुछ किसके केस में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे रिस्ट्रिक्शन है कॉन्ट्रैक्ट की, सूट फॉर क्वांटम मेरिट हो गया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि अगर हम कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए भी सूट कर सकते हैं। जैसे डैमेजेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, की कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए तो ये आपको समझ आ गया होगा। देन द एग्री पार्टी कैन फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, की एग्री पार्टी जो है वो सूट फाइल यानी कि केस फाइल कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तोड़ा गया है, या फिर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी सूट करना चाहती है तो वो कर सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे और उसके पर्सनल स्किल पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का था। नेक्स्ट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स।
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच कम अंडर दिस कैटेगरी डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझो, ए और बी है। ठीक है, ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपने गुड्स शिप के द्वारा भिजवा रहा हूँ। ठीक है, तो बी ने बोला ठीक है मैं पैसे तो तभी दूंगा जब यहाँ पे मेरे तक सामान पहुंच जाएगा। तो वो क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बी अभी तक पैसे नहीं दे रहा है, वो सामान की वेट कर रहा है, जब सामान मिलेगा तो पैसा देगा। ठीक है, तो वो कंटिंजेंट है। ठीक है, फीचर क्या कंटिंजेंट के? हैपनिंग, कुछ होने की संभावना, कुछ ना होने की, ऑफ अ सर्टेन इवेंट इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में होने के बाद ही पता लगेगा। और ये अनसर्टेन होता है, अगर मान लीजिए बीच में सामान रुक गया या नहीं गया या फिर डैमेज हो गया या कुछ भी खराबी आ जाती है, ठीक है, तो पैसा नहीं मिलेगा। कोलेट्रल और इंसिडेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, में इंसिडेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, कोलेट्रल सिक्योरिटीज भी होती हैं। आई होप आपको क्लियर है, मैंने पूरा का पूरा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समरी खत्म करवा दी है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जो है टाइम बहुत कम था और आपके एग्जाम्स है, तो मैंने फटाफट कराने की सोची है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 पे, इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। देखो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 क्या होता है? सबसे पहले सेल की बात करूं तो सेल क्या होती है? एक बायर और एक सेलर दोनों जब डील करते हैं आपस में, तो वो एक सेल बनता है कि बायर ने जो है सामान को खरीदना है और सेलर ने अपने सामान को बेचना है। सेलर ने अपना सामान दिया बायर को, बायर ने पैसे दिए, काम हो गया खत्म। तो वो क्या है? सेल होती है। ये कब हमारा जो है केम इनटू फोर्स में कब आया था? 1 जुलाई 1930 को आया था। नीड क्या है सेल ऑफ गुड एक्ट की? क्या जरूरत पड़ गई हमें इस चैप्टर को पढ़ने की, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट की क्या जरूरत है? राइट एंड रेमेडीज, यानी बायर और सेलर की राइट्स एंड रेमेडीज को बताता है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनका राइट है बेसिकली। रेमेडीज क्या है? गुड्स क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज को हम मूव कर सकते हैं अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व बिफोर सेल, यानी सेल करने से पहले पहले। स्टॉक, शेयर, ये सब आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ गुड्स। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, पहला एग्जिस्टिंग होता है। फ्यूचर गुड्स आपको पता ही है। कंटिंजेंट गुड्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलरली पर्सन के लिए बनाए गए हैं। कुछ अनसर्टेन होते हैं, कुछ एसर्टेन होते हैं, इस तरीके से। डिलीवरी क्या होती है? डिलीवरी कई टाइप की होती है, जैसे एक्चुअल। तो डिलीवरी होती है कौन कौन से? एक तो होती है एक्चुअल डिलीवरी की, हाँ भाई सामान को पूरा डिलीवर कर दिया गया है। कंस्ट्रक्टिव है, सिंबॉलिक है, किस टाइप की डिलीवरी है। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? टाइटल ऑफ गुड्स के, या तो बायर और सेलर दोनों ही आते हैं, टाइटल है उसका। प्रॉपर्टी है, इंसॉल्वेंट हो गया, जैसे दिवालिया हो जाता है। प्राइस का होना, क्वालिटी कैसी है गुड्स की, किस टाइप की प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ टू काइंड, दो तरह का होता है, एक सेल होता है, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पासेस टू द बायर, यानी कि जो प्रॉपर्टी है गुड्स, यानी जो गुड्स है बेसिकली वो पास हो रहा है किसको? बायर को। सेलर से बायर को जा रहा है। प्रॉपर्टी इज गुड्स पासेस टू अ बायर ऑन फ्यूचर डेट, ये अभी दिया नहीं गया, फ्यूचर डेट पे जाएगा, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। पहले एग्रीमेंट होगा फिर सामान जाएगा। द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस ऑफ गुड्स, यानी सेलर जो है वो स्यू कर सकता है बायर को कि भाई मैंने उसको सामान दे दिया और उसने मुझे पैसे नहीं दिए। लेकिन इसमें क्या होता है एग्रीमेंट टू सेल में? द पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली, नॉट फॉर प्राइस। वो प्राइस के लिए जो है केस फाइल नहीं कर सकता, ओनली डैमेजेस के लिए ही बोल सकता है, क्योंकि ये एग्रीमेंट था। बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क ऑफ लॉस, अगर कोई रिस्क ऑफ लॉस होता है तो बायर जो होगा वो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सामान जो है उसके पास जा चुका है, क्योंकि बायर के पास सामान चला गया तो सेल हो चुकी है। सेलर इज रिस्पॉन्सिबल, सेलर क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि अभी फ्यूचर डेट पे वो काम होने वाला, अभी हुआ नहीं है। एलिमेंट्स मस्ट बी को एग्जिस्ट एज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, यानी कि सेल ऑफ गुड में क्या क्या होना अनिवार्य है। एटलीस्ट टू पार्टीज बायर एंड सेलर, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मनी शुड बी पेड एंड प्रॉमिस, यानी कि या तो पैसे उसी वक्त दे दिए जाएं या फिर प्रॉमिस कर दिया जाए कि हम देंगे। सेल में भी अ कंडीशनल एंड एब्सोल्यूट, सेल किस तरीके की? या तो कंडीशनल हो, कंडीशंस पे हो, या तो एब्सोल्यूट उसी वक्त हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ फीचर्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़ लिए हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेल एंड हायर परचेस एग्रीमेंट क्या होता है? आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये चैप्टर पढ़ लिया हायर परचेस वाला, तो आई होप आपको क्लियर होगा, वहां से आपको बहुत चीजें समझ आई होंगी। जिनको नहीं पढ़ा समझ लो। सेल मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बेलर और बेली के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे किश्तों पे सामान जो है, मतलब सामान जो है दे दिया जाता है, लेकिन जो पैसे होते हैं वो किश्तों पे धीरे धीरे करके ओनर तक पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, अच्छा, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बायर इसके अंदर टर्मिनेट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी सामान जा चुका है बायर के पास, और इसमें टर्मिनेट कर सकता है क्योंकि नॉट फोर्स फॉर इंस्टॉलमेंट, और ना तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के लिए फोर्स किया जाएगा किसको? बेली को। कंडीशन एंड वारंटीज इसमें देखी जाती है, इसमें हायर परचेस एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी तो ही वो जो बेली है वही मालिक बनेगा, अदरवाइज बेलर ही इसका मालिक होगा।
सेल एंड बेलमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैं मेन ही करा रही हूँ जो पेपर में आने का चांस है। सेल एंड बेलमेंट क्या होता है, सेल का मतलब है ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, आपको पता ही है सेल उसी वक्त यानी सेलर से बायर के पास जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन बेलमेंट में क्या होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर ऑफ द बेली, बेलर से बेली के पास ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, जैसे समथिंग इन रिटर्न क्या होता है, प्राइस होता है। इसमें नीड नॉट बी पास बिटवीन बेलर एंड बेली, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स बाद में वापस नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी सामान जा चुका है, ठीक है। कभी कभार पैसे भी मिल जाते हैं। बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, यानी कि अगर बेली का पर्पस पूरा हो चुका है तो वो गुड्स को वापस कर सकता है। नेक्स्ट इज कंडीशन एंड वारंटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो। कंडीशन का मतलब है द टर्म कंडीशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर समझाया गया, और वारंटी को सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंदर समझाया गया। ये हमारा एसेंशियल है। कंडीशन आप देखते होंगे, कभी भी कोई सामान लेने जाते हो तो उसके ऊपर कंडीशन होती है कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही आप ये चीज कर सकते हैं। जैसे क्लेम डैमेजेस एंड प्राइस ऑफ डैमेजेस, जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई मुझे तो रिफंड मिल जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, उसकी पहले आपको कंडीशन पढ़नी पड़ती है, तब जाके आप जो है क्लेम कर सकते हो रिफंड, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्राइस और डैमेजेस तभी क्लेम होंगे जब आप उनकी कंडीशन को मानोगे, ठीक है, और कंडीशन पहले से बता दी जाती है। और वारंटी में क्या होता है, वारंटी में स्टिपुलेशन कोलैटरल्स होता है टू क्लेम ओनली डैमेजेस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस होते हैं, क्यों, क्योंकि ये वारंटी पे है ना कि कोई कंडीशन पे है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर, हम समझ चुके हैं। स्टेजेस क्या होती हैं गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जब पास की जाती है, तो पहला होता है डिलीवरेबल स्टेट, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, व्हेन गुड्स आर इज टू बी मेजर, या तो गुड्स को मेजर कर लिया जाए, या तो वो डिलीवरेबल स्टेट में ना हो, या तो हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा करवा दिया, जितना कुछ इंपॉर्टेंट था सब करवा दिया है। अब एक आपका LLP बचा है, वो आपको मैं नेक्स्ट यूनिट में करवा दूंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।